नमस्कार साथियों, मैं सावय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश पार्ट 2 के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान और ऐतिहासिक जानकारी लेने वाले हैं हम साथ ही बलबन के बारे में। रजिया सुल्तान बलबन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी लेने जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपके सामने पुनः एक बार रखना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने गुलाम वंश की शुरुआत जो ऐतिहासिक जानकारी आपके सामने रखी थी, जिसके अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश के बारे में ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी नवीनतम कड़ियाँ जो भारतीय इतिहास से निकलती हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। और इस वीडियो के बाद में अर्थात गुलाम वंश के बाद में सल्तनत काल का जो दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा वंश हम पढ़ने वाले हैं अबाउट खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की बहुत ही ऐतिहासिक प्रसिद्ध जानकारी हम पढ़ेंगे। और खिलजी वंश जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ में एक तीर दो निशाने लगाए जा सकते हैं जितने भी प्रतियोगिताधारी हैं, क्योंकि खिलजी वंश से हमें सल्तनत काल के खिलजी वंश के बारे में भी जानकारी पढ़ने को मिलेगी, साथ ही राजपुताने का इतिहास भी हमें जानने को मिलेगा, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, सिवाना है और जालोर दुर्ग के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, इसके जो ऐतिहासिक साम्राज्य विस्तार नीति के तहत इनको जीतने के लिए जो शाखे हुए हैं राजस्थान के अंदर, जौहर हुए हैं, अर्ध शाखे हुए हैं, इनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, खिलजी वंश। तो शुरू करने जा रहे हैं आज हम गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो है, इसके पार्ट 1 के अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अंतिम जो शासक बताए जाते हैं वो प्रभावशाली आपके गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम रजिया सुल्तान के बारे में। तो गुलाम वंश की पहली और भारतवर्ष की पहली महिला मुस्लिम शासक जो कहलाती है वह रजिया सुल्तान कहलाती हैं। अब बात ये पूछ जाती है कि रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किसने किया था। सुनिए आप, रजिया सुल्तान बेटी बताई जाती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जिसके बारे में ऐतिहासिक वृत्तांत हम पढ़ चुके हैं। इल्तुतमिश जो है, इसने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण कर ग्वालियर को जीता और ग्वालियर विजय के बाद में है भारत के अंदर चांदी के टंके का प्रचलन शुरू करवाया, जो सिक्का कहलाता है इल्तुतमिश के चांदी काल का। अब चांदी का टंका प्रचलित करवाया, जिसके ऊपर रजिया सुल्तान का चित्र हमें देखने को मिलता है। और इस विजय के उपरांत ही इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी के तौर पर किसको नियुक्त कर दिया, रजिया सुल्तान की यह घोषणा कर दी, सर्व घोषणा कर दी कि रजिया सुल्तान ही मेरी उत्तराधिकारी होगी। लेकिन इल्तुतमिश की पत्नी बताई जाती है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला बताई जाती है, जिसने इल्तुतमिश के बाद में जो उत्तराधिकारी बनता है उसे रुकनुद्दीन के नाम से जाना जाता है और इसे अमीर तुर्कों के द्वारा सुल्तान बनाया जाता है। लेकिन शाह तुर्कान जो रजिया सुल्तान की मां बताई जाती है, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासिका महिला बताई जाती है, इसने रुकनुद्दीन को पदच्युत करने के बाद में रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का वारिस घोषित कर दिया और सुल्तान बना दिया। तो बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल हमें क्या देखने को मिलता है, तो रजिया सुल्तान शासक बनती हैं 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी से लगाकर 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासन हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इनके विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम और महिला शासक बताई जाती हैं, जो इल्तुतमिश की पुत्री भी बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान ने शासन संभालने के साथ में ही महिला का जो वेश होता है, परिधान होते हैं, उसका त्याग कर दिया और दरबार में चोगा चोली छोड़कर दरबार में कुबा और कुल्हा, कुबा का मतलब कोट होता है, कुला का मतलब टोपी पहनना, कुबा और कुला धारण करके वो दरबार के अंदर आने लगी और शासन संचालित करने लगी। जिसके कारण सल्तनत काल के अंदर एक बात और बता देता हूं साथियों, क्योंकि सल्तनत काल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वह तुर्क अमीरों का देखने को मिलता है। एक महिला शासक बनी है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी है, तो महिला के शासन के अंतर्गत तुर्क अमीर रहना नहीं चाहते थे, जिसके कारण रजिया सुल्तान का 5 से 6 प्रसिद्ध
जो शक्तिशाली तुर्क अमीर बताए जाते हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। रजिया सुल्तान ने कुबा और कुलह यानी टोपी धारण करके दरबार के अंदर शासन संचालित करने लगी। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए रजिया सुल्तान का दरबार में विरोध होने लगा, जगह जगह विरोध होने लगा। अब विरोध के कौन कौन से रीजन बताए जाते, कारण बताए जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। तो सुनिए आप, विरोध जो किया गया है रजिया सुल्तान का, सर्वाधिक विरोध करने वाले थे अमीर तुर्क वर्ग। अमीर तुर्कों के द्वारा रजिया सुल्तान का विरोध किया गया। रीजन 3 बताया जाता है। पहला रीजन बताया जाता है पहनावा। पहनावे के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। दूसरा रीजन जो देखने को मिलता है, रजिया सुल्तान का अपने आप में महिला शासक होने के कारण इसका विरोध किया गया। महिला शासन के अंतर्गत या उसके रूल्स मानने से अमीर तुर्कों ने मना कर दिया, इसके कारण विरोध जलकर सामने आया। तीसरी घटना जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि रजिया सुल्तान जो हैं, इसके जो कालकोठरी, इसमें बहुत सारे गुलामों को पकड़ कर रखा गया था। इसमें से एक अबिसिनियाई गुलाम, नाम बताया जाता है जलालुद्दीन याकूत। नाम जलालुद्दीन याकूत बताया जाता है। अब जलालुद्दीन याकूत जो एक हबशी था, अश्वेत था, अबिसिनियाई था, अश्वेत होने के बाद में भी, गुलाम होने के बाद में भी रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीर ए आखुर, घोड़ों का प्रमुख अधिकारी नियुक्त कर दिया। और इतिहासकार ये भी अटकलें लगाते हैं कि याकूत जो बताया जाता है यहाँ पर, इसके साथ में रजिया सुल्तान के अनैतिक संबंध भी देखे जाते हैं। और यह भी बताया जाता है याकूत से रजिया सुल्तान अनुराग रखती थी, प्रेम करती थी। इसके कारण सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? रजिया सुल्तान का हुआ। जब विरोध झलकना शुरू हुआ तो रजिया सुल्तान ने शादी कर ली। अब शादी किससे की है? तो सर्वाधिक जो विरोध निकल कर सामने आता है वो आता है अल्तोनिया का। तो अल्तोनिया के विरोध को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अल्तोनिया जो बठिंडा का शासक बताया जाता है, विवाह बठिंडा के शासक, बठिंडा पंजाब में पड़ता है, शासक का नाम अल्तोनिया। अल्तोनिया से रजिया सुल्तान ने क्या कर लिया? विरोध कर लिया। साथियों, और एक जानकारी देना चाहता हूं मैं आपको। भारतीय बॉलीवुड के अंदर रजिया सुल्तान नाम करके एक पिक्चर भी आजमाई गई थी, जिसे एक बार सवाल भी पूछा गया था कि रजिया सुल्तान नामक जो पिक्चर बनाई गई है, इसके प्रमुख जो कैरेक्टर कौन कौन से बताए जाते हैं। तो इसमें अभिनय करने वाले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बताई जाती हैं। और यह जो पिक्चर बताई जाती है 2 से 3 बार देखने में यह समझ में आती, संपूर्ण अरबी भाषा के अंदर इसको बनाया गया था। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान ने बठिंडा के शासक अल्तुनिया से विवाह कर लिया, लेकिन तुर्क अमीर जो हैं, इनका विरोध शांत होने वाला नहीं था। साथ में आगे जो शासक बताया जाता है, जिसका नाम बहराम शाह शासक बताया जाता है। अब बहराम शाह शासक जो हैं, इसने तुर्क अमीरों के साथ में मिलकर रजिया सुल्तान और उसके पति की निर्मम हत्या कर दी। ये हत्या कब हुई थी और कहां पर हुई थी, ये सवाल एक बार पूछा गया है। तो जानकारी ले लेते हैं हत्या के बारे में। बहराम शाह ने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर अल्तुनिया व रजिया सुल्तान की कैतुल जगह बताई जाती है, पंजाब के अंदर एक जगह है कैतुल के पास 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो रजिया सुल्तान की ऐतिहासिक जानकारी हमने साथियों पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो शासक आते हैं, हालांकि 1240 से लगाकर 1267 ईस्वी तक शासक जो बनते हैं गुलाम वंश के, वह प्रभावहीन बताए जाते हैं, अनुभवहीन बताए जाते हैं। और जो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चहलगानी जो 40सा ग्रुप बताया जाता है उनका और तुर्क अमीरों का जो है षड्यंत्र दिल्ली सल्तनत, दिल्ली दरबार में ज़्यादातर झलकने लगता है, जिसके कारण इनको प्रभावहीन शासक बताया जाता है। प्रभावहीन शासकों में कौन कौन से शासक बताए जाते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं बहराम शाह के बारे में। रजिया सुल्तान के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश के अन्य उत्तराधिकारियों के बारे में। तो रजिया सुल्तान के पश्चात जो शासक बनता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, उसका नाम बहराम शाह के नाम से बताया जाता है। बहराम शाह का शासनकाल जो देखने को मिलता है, यह 1240 से लगाकर 42 ईस्वी तक यह शासन करता है। बहराम शाह के बारे में ऐतिहासिक जानकारी क्या देखने को मिलता है? हालांकि यह प्रभावहीन शासक बताया जाता है, क्योंकि षड्यंत्र सामने आ जाता है तुर्क
अमीरों का। तो सुनिए आप, इनके शासनकाल में तुर्क अमीरों ने सुल्तान की शक्ति व अधिकारिता को कम करने के लिए, सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए, सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए एक नया पद बनाया जिसे नायब ए मुमालकात के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या, सुनिए आप, नवीन पद की स्थापना की जो संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी होता था, अर्थात नायब ए मुमालकात नवीन पद का सर्जन किसके द्वारा, तुर्क अमीरों का। किसके शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में ये शुरू करवाया गया था। अब वास्तविक सत्ता जो है, शक्ति जो है, या शक्ति और सत्ता, अब वास्तविक शक्ति और सत्ता तीन दावेदारों के हाथ में रह गई हैं। पहला सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वजीर। सुल्तान की स्थिति यहाँ पर गौण रखी जाती है, नायब सबसे शक्तिशाली बन गया था, वजीर जो है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और बहराम शाह जो हैं, इनकी मृत्यु कैसे की गई, हत्या कैसे की गई है, तो सुनिए आप, 1242 ईस्वी में एक षड्यंत्र के द्वारा तुर्क अमीरों ने मिलकर बहराम शाह की निर्मम क्या कर दी, हत्या कर दी। तो साथियों, इस पार्ट के अंदर हमने रजिया सुल्तान, बहराम शाह की गतिविधि पढ़ ली है, ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है। अब हम बात कर ले अगले शासक के बारे में। अगला शासक जिसे अलाउद्दीन मसूद शाह के नाम से जाना जाता है, जिनका शासनकाल 1242 ईस्वी से लगाकर 46 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के ऊपर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण। हालांकि इसकी डिटेल जो है पूरी तरीके से हमें मिल नहीं पाती है। तो मंगोलों का आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ, नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में अगला जो प्रभावशाली शासक बनता है उसका नाम क्या देखने को मिलता है, तो नाम मिलता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद शाह यह शासक का नाम बताया जाता है, जो 1246 से लगाकर 65 ईस्वी तक शासन करता है। साथियों, मैंने पहले बताया है कि 1240 से लगाकर 66 ईस्वी तक जो शासक बनते हैं वो अनुभवहीन होते हैं, प्रभावशाली ज़्यादा देखने को मिलते नहीं हैं इतिहास के अंदर, तो इनकी ज़्यादा डिटेल भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती है। लेकिन मसूद शाह की जो है जानकारी थोड़ी बहुत निकल कर सामने आती है, ऐतिहासिक जानकारी भी रखते हैं मसूद शाह। तो सुनिए आप, इनका शासनकाल 1246 ईस्वी से लगाकर 65 ईस्वी बताया जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो हैं, इनका राज्यारोहण 10 जून 1246 ईस्वी में इनका राज्यारोहण बताया जाता है। अब इनका जो शासनकाल देखने को मिलता है, इनके शासनकाल में, महमूद शाह के शासनकाल में 40 ग्रुप के बारे में जो हमने पढ़ा था, सर्वस्व शक्ति जो है यह 40 समूह के हाथ में हुआ करती थी। 40 समूह जो तुर्क से पकड़ कर लाए गए गुलामों का एक समूह था, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अब यह पूरा एक्शन में आ गया है। 40 ग्रुप जो है उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। बात कर लेते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो हैं, इन्हें दरवेज बादशाह के नाम से जाना जाता है। दरवेज बादशाह के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो अपने स्वभाव से उदार मधुर स्वभाव वाला शासक बताया जाता है। और संपूर्ण जो राजकोष बताया जाता है, सुल्तान था, लेकिन राजकोष से इसने एक भी चांदी और तांबे या फिर सोने की असरफी या फिर टक्का नहीं लिया था। और जो टोपियां सिलकर वो कुरान की नकल करके इन्हें हाट या बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। राजकोष से एक भी रुपया किसने नहीं लिया, नसीरुद्दीन मसूद शाह ने ले लिया। और यह मानता था कि राजकोष में जो धन बताया जाता है संपूर्ण जनता का है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। जनता का धन है, जनता के लिए ही काम आना चाहिए। बात कर लेते हैं नसीरुद्दीन मसूद शाह जो हैं, इनके मुख्य काजी के तौर पर, काजी के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, सुनिए आप। इतिहासकार भी बताया जाता है जिनका नाम मिनहाज बताया जाता है, मिनहाज ए सिराज। सुनिए आप, मिनहाजुद्दीन सिराज जो प्रमुख काजी बताए जाते हैं नसीरुद्दीन के शासनकाल के अंदर, और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें उसका नाम बताया जाता है
तबकात ए नशीरी। तबकात ए नशीरी ग्रंथ में हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है मसूद शाह के बारे में, जिसमें ये भी डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है कि वह अपना स्वयं का खर्च निकालने के लिए टोपियां बुनकर बाजार या हाट में बेचा करता था। आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन महमूद शाह जो हैं, इनके शासनकाल में नसरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से नवाजा था। चूंकि बलबन जो बताया जाता है ये 40 समूह का क्या बताया जाता है, हेड बताया जाता है, प्रमुख बताया जाता है। इसके कारण इन्हें उलुग खां की पदवी भी दी, साथ में नायब ए मुमालकात पद से भी उसे सर्जित किया, जिसके कारण उसकी शक्ति में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। बात कर लेते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह जो हैं, इनकी मृत्यु के बारे में। तो नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु 1265 ईस्वी में बताई जाती है, और इसके बाद में जो अगला शासक बनता है बलबनी वंश का, उसे गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। बलबन की ऐतिहासिक जानकारी हम शुरू कर लेते हैं। महमूद शाह के बाद में अब हम बात कर लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक जानकारी निकल कर सामने आती हैं बलबन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बलबन से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी के। तो शुरू कर लेते हैं बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन जो है, इनका शासनकाल देखने को मिलता है 1265 ईस्वी से लगाकर 87 ईस्वी तक। 1265 से 87 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक गयासुद्दीन बलबन, जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र को उपयोग करता था, जिसने 20 वर्षों तक वजीर यानी प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया और 20 वर्षों तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बात कर लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बचपन की बात कर लेते हैं। तो सुनिए आप, गयासुद्दीन बलबन जो है, इनके बचपन का नाम बहाउद्दीन बताया जाता है। अब बचपन से लेकर गुलाम बनने तक की गतिविधि क्या रही थी, सुनिए आप। जब वो बचपन के दौरान गुजर रहा था, तो उसी समय मंगोलों का उसके क्षेत्र पर आक्रमण हुआ और उस बालक के रूप में बलबन को उठा लिया गया है, चुरा लिया गया है मंगोलों के द्वारा। मंगोलों ने उस बालक को चुरा कर बगदाद लेकर चले गए। बगदाद लेकर चले गए और वहां ले जाकर वहां की हाट बस्ती या फिर बाजार के अंदर जलालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ति को बलबन को बेच दिया। अब जलालुद्दीन बसरी ने बलबन को क्या कर दिया, इल्तुतमिश नामक गुलाम वंश का शासक, प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। खरीद कर अपना दास बनाकर उसे तुर्क ए चहलगानी नामक समूह में क्या दे दी, जगह दे दी है। तो तुर्क ए चहलगानी समूह में जगह दे दी है बलबन को, किसने, इल्तुतमिश ने। तो अगर पूछ ले कि बलबन जो है इसकी उपाधि क्या देखने को मिलती है, तो बलबन की उपाधि उलुग खां, उलुग खां जो है यह बलबन की क्या देखने को मिलती है, उपाधि, जो महमूद शाह के द्वारा इसे उपाधि दी गई थी। महमूद शाह जो है, इसके साथ में बलबन ने अपनी पुत्री का भी निकाह करवाया, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन बलबन जो है यह शासक बनता, तो शासक के अंदर इनके दरबारी विद्वान कौन देखने को मिलता, कौन सा सबसे प्रसिद्ध विद्वान या इतिहासकार बना था दरबार का, तो दरबारी विद्वान जो बताया जाता है बलबन का, उसका नाम अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ख्याति रखता है, जिसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, जो कोल, कवाली और शायरियों का जनक बताया जाता है। कोल अर्थात मुस्लिम धर्म संप्रदाय के अंदर जो गायन शैली है, उससे पहले जो दोहे प्रस्तुत किए जाते हैं उसे कोल कहा जाता है, गायन को कवाली कहा जाता है, और शेर व शायरी भी बहुत प्रसिद्ध होती है। इनके जनक के रूप में जाने जाते हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने अपने साहित्य की रचना हिंदवी अर्थात हिंदी और फारसी भाषा के अंदर अपने साहित्यों की रचना की है। बात अमीर खुसरो की हो रही है, तो अमीर खुसरो जो हैं यह खड़ी बोली के जनक या आविष्कारक के रूप में भी जाने जाते हैं। खड़ी बोली के जनक और संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे अमीर खुसरो। संत निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ प्रसिद्ध है, तो नाम आता है दिल्ली। दिल्ली से सूफी संत जो प्रसिद्ध हुए, नाम आता है निजामुद्दीन
औलिया। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो के नाम एक और उपलब्धि। तो अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा के साथ में फारसी तंबूरे का मैच करवा के, मिलाप करवा के एक नए वाद्य यंत्र का निर्माण किया है जिसे सितार के नाम से जाना जाता है। अर्थात सितार का निर्माण या जनक किसके द्वारा होता है? अमीर खुसरो के द्वारा, जिसे आधुनिक काल के अंदर गिटार कहा जाता है, जो आपके तत्वाद्य के रूप में जाना जाता है। वाद्यों की बात करें जैसे घन वाद्य, अवनद वाद्य, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य। घन का मतलब होता है जो धातु से बने होते हैं, अवनद वाद्य जो चमड़े से बने होते हैं जैसे ढोल वगैरह वगैरह। और अगर बात करें तत्वाद्य जो तार के द्वारा बजे होते हैं जैसे रावण हत्ता है आदि। तो सितार का जनक किसके रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो के रूप में जाना जाता है। तो दरबार की शोभा या विद्वान जो है यह अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अब इतिहासकारों के अंदर एक मत एक नहीं बताया जाता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का कार्यकाल किसने देखा है? तो नाम आता है आपके अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, गयासुद्दीन बल्बन ने अपना जो साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो साम्राज्यिक नीति का अवलंबन किया, उस नीति का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो गयासुद्दीन बल्बन के द्वारा जो नीति अपनाई गई है उसे लौह व रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। लौह व रक्त की नीति होती क्या है कि जहाँ कहीं भी जो शाही सेना अटैक करती थी वहाँ पर जो शासक होता था, शासक के संपूर्ण परिवार सहित सगे संबंधियों को भी जीवित नहीं छोड़ा जाता था। उसे लौह व रक्त की नीति के नाम से जाना जाता। अवलंबन किसने किया? गयासुद्दीन बल्बन के नाम से। अब हम बात कर लेते हैं, गयासुद्दीन बल्बन जो सुल्तान बनने के बाद में इसने 2 राजस्व सिद्धांत भी दिए थे, वो कई बार पूछे भी जाते हैं। सुनिए आप, राजस्व सिद्धांत क्या देखने को मिलते हैं बल्बन के? तो राजस्व सिद्धांत नंबर 1, बल्बन ने बताया अपने राजस्व सिद्धांत में कि सुल्तान एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त पद है। सुल्तान पद जो है ये ईश्वर के द्वारा दिया गया पद है। नंबर 2, दूसरा इन्होंने बताया कि सुल्तान का निरंकुशी होना आवश्यक है। सुल्तान को निरंकुशी होना बहुत ही जरूरी बताया। किसने? गयासुद्दीन बल्बन ने। अब हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन बल्बन जो हैं इन्होंने अपने दरबार में कौन कौन से नए चीज़ों का शुरुआत की थी। तो बात कर लेते गयासुद्दीन बल्बन के द्वारा। तो बल्बन ने राजा शासक बनने, सुल्तान बनने के बाद में अपने दरबार के अंदर बादशाह अभिवादन के लिए पाबोस और सिजदा जो ईरानी प्रथाएं बताई जाती हैं का प्रचलन शुरू किया। पाबोस का अर्थ होता है पाँव को चूमना। पाबोस का अर्थ होता है पाँव को चूमना और सिजदा का अर्थ होता है कमर से नीचे झुककर बादशाह को अभिवादन करना। तो पाबोस और सिजदा का अर्थ मैंने बता दिया। एक बादशाह अभिवादन मुगल काल में और प्रसिद्ध हुआ था जिसे 4 तस्लीम कहा जाता है। चार बार बादशाह को तस्लीम करना, उस 4 तस्लीम के नाम से जाना जाता है। साथ ही बल्बन के द्वारा ईरानी एक त्योहार जिसे नौरोज के नाम से जाना जाता है, नौरोज का भी प्रचलन दिल्ली सल्तनत के अंदर शुरू किया था। तो नौरोज का प्रचलन शुरू करने वाला बल्बन बताया जाता है। तो बात कर लेते हैं बल्बन के बारे में और जानकारी क्या देखने को मिलती है। तो साथियों, गुलाम वंश के शासन काल के अंदर मंगोलों का आक्रमण ज़्यादातर शासकों को परेशान किया करता था। तो गयासुद्दीन बल्बन ने इसका भी तोड़ निकाला। सुनिए, बल्बन ने मंगोलों का विरोध करने हेतु दीवाने अर्ज या आरिज नामक सैन्य विभाग की क्या की है? स्थापना की। और दीवाने अर्ज जो होता है इसका प्रमुख अधिकारी क्या होता है? तो आरिज ए मुमामलिक नामक अधिकारी जो होता है ये सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बल्बन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बल्बन ने अपने शासनकाल में सुल्तान बनने के बाद में उस ग्रुप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जिसका वो कभी हिस्सा हुआ करता था। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है
तुर्क ए चहलगानी, जिसे चालीसा समूह के नाम से भी जाना जाता है, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, जिसका खुद एक स्वयं हिस्सा हुआ करता था। सुल्तान बनने के बाद में उसके साथ में भी इल्तुतमिश जैसा ना हो, इसलिए तुर्क ए चहलगानी समूह को हमेशा के लिए क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, तुर्क ए चहलगानी समाप्त कर दिया। अब बलबन शासक बनने के बाद में, सुल्तान बनने के बाद में, बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई, क्या नाम, नियामत ए खुदाई अर्थात जिल्ले लाही, ईश्वर अल्लाह की का प्रतिबिंब या छाया धरती के रूप में, किसको रूप में देखा जाता था, सुल्तान के रूप में, अर्थात अपने आप को जिल्ले लाही, जिल्ले लाही कहना किसने शुरू किया था, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं बलबन की मृत्यु के बारे में। तो 1287 ईस्वी में बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बलबन की मृत्यु के बाद में गुलाम वंश जो है अपने पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। गुलाम वंश में अगला जो शासक आता है उसे केकुबाद के नाम से जाना जाता है, जिसने 1287 से लगाकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। अत्यंत ही विलासी और कामुक शासक बताया जाता है केकुबाद, और केकुबाद कामुक शासक और अनुभवहीन भी बताया जाता है, जिसके कारण उसके शासनकाल में दक्षता नहीं आई। और अंत में केकुबाद जो बताया जाता है, इसे पेलिसिस अर्थात लकवे रोग ने शिकार बना दिया, अर्थात वो अपंग हो गया। अब लकवे से ग्रस्त होने के कारण केकुबाद का बेटा बताया जाता है क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। पिता के अपंग होने के बाद में मात्र 3 वर्षीय क्यूमर्स को क्या बनाया जाता है, सुल्तान बनाया जाता है। अब 3 वर्षीय सुल्तान बनता है क्यूमर्स, लेकिन इसका संरक्षक अर्थात इसका अंगरक्षक या इसकी देखभाल करने वाला, इसका सुरक्षा करने वाला जो जिम्मा दिया जाता है वो दिया जाता है आपके जलालुद्दीन खिलजी को। अब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में मौके की नज़ाकत को देखते हुए पिता और पुत्र अर्थात केकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या करके दिल्ली सल्तनत के अंदर दूसरा प्रभावशाली वंश की स्थापना करता है, जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। साथियों, आगे हम दिल्ली सल्तनत के अंदर दूसरा जो वंश पढ़ने वाले हैं उसका नाम खिलजी वंश, जिसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक वृत्तांतों के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। तो साथियों, मैंने गुलाम वंश नामक जो ऐतिहासिक जो चैप्टर है इसमें अपना सर्वस्व प्रयास किया था ताकि एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बाहर ना जाए। साथियों, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लुभावने कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।